नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। रक्षा, उड्डयन और खनन समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई नियम आसान। न्यूज चैनलों में 49% एफडीआई। 5,000 करोड़ रुपए तक के लिए नहीं लेनी होगी एफआईपीबी की मंजूरी। वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर 2,000 सैनिकों ने लौटाए मेडल्स। सरकार पर वादों से पीछे हटने का आरोप। रक्षा मंत्री ने कहा सैनिकों को गुमराह किया गया। गुरुवार को 3 दिन के ब्रिटेन दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 10 अरब डॉलर के निवेश पर समझौते की उम्मीद। 60,000 भारतीयों को करेंगे संबोधित। बिहार में सरकार बनाने के लिए मंथन जारी। 20 नवंबर को ले सकते हैं नीतीश कुमार शपथ। हार के बाद बीजेपी में बयानबाजियां भी तेज। और कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती पर विरोध प्रदर्शन। पुलिस से झड़प में एक की मौत, कई घायल। बीजेपी ने किया समारोह का बहिष्कार। और अब पहली खबर। भारत और ब्रिटेन अपने व्यापारिक संबंधों में तेजी लाएंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों की यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच करीब 10 अरब डॉलर के निवेश समझौते की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है और रणनीतिक लिहाज से इस यात्रा को खासा अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन यात्रा के दौरान दोनों देशों के पुराने संबंधों को नए क्षेत्रों में बढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य, रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग पर जोर देंगे। UK still has a lot of experience, knowledge, presence even today in a number of parts of the world which are of interest to us. They still, for example, have a contingent in Afghanistan. So if you have counter-terrorism understandings with the UK, at the end of the day, it actually keeps India more secure. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता विकास में सहयोग के खाके पर बात करेंगे। We expect a statement on defense and security partnership, one on development partnership, because today both India and the UK provide ODA, do projects abroad, so we see some advantages in working together there. There would be a statement on energy and climate change. ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। दोनों देश 11 सालों से रणनीतिक सहयोगी भी हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच करीब 18 अरब डॉलर का व्यापार है। इसे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री लंदन में ब्रिटेन के कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे। There would be again a lot of focus, particularly as there's growing interest in the reviving Indian economy. I think the message of the fact that it's getting easier to do business is resonating. So you will see business agreements, some of which would be announced at the business event during the visit. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ ने एक भोज का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के वेम्बली स्टेडियम में ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। साथ ही वे उस जगह पे भी जाएंगे जहां भीमराव अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई के दौरान रहे थे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार अमित बरुआ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस मसले पर ज्यादा चर्चा के लिए प्रबंध संपादक हैं फिलहाल द हिंदू के, और साथ ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC में भी काम कर चुके हैं। अच्छा खासा अनुभव है विदेश मामलों को नजदीक से देखने का। अमित, सबसे पहले ये बताइए फिलहाल कि हालांकि बहुत सारी चीजें इस दौरान हो रही हैं जबकि प्रधानमंत्री रवाना होने वाले हैं अपने UK दौरे के लिए, लेकिन अगर 3 महत्वपूर्ण चीजें हम कहें तो आप कैसे उन्हें लिस्ट करेंगे, और खासकर प्रधानमंत्री की ये पहली ब्रिटेन यात्रा है। जी, पहली यात्रा है और खास करके आपको मालूम है कि आज जो घोषणाएं हुई हैं FDI रिफॉर्म को लेकर,
तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने आप को एक टॉकिंग पॉइंट दे दिया है इन मीटिंग्स के लिए, यूके की मीटिंग्स के लिए और आगे G20 की मीटिंग्स के लिए। तो ये बात साफ है कि बिहार के चुनाव में जो मात खाई बीजेपी ने, उसके बाद ये माहौल को बदलने की एक कोशिश है और उनकी विदेश यात्रा की पहले ये जो घोषणाएं आज सरकार ने की है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण ये घोषणाएं हैं और पूरी दुनिया में एक संकेत प्रधानमंत्री और उनकी सरकार देना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस पे हमारा पूरा ग्रिप है और जब हम विदेशी नेताओं से वो मिलेंगे तो एक नई बिगिनिंग और एक नए तरीके से बातचीत करने की उम्मीद उन्होंने दोबारा से सरकार की तरफ से जगाई है। अमित बरुआ, ये बताइए कि अब तक जिस तरह की पार्टनरशिप हमारी यूके के साथ रही है, हम जानते हैं कि बहुत पुराना हमारा रिश्ता है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम से लेकर बहुत हद तक लीगल सिस्टम, काफी कुछ जो है पैटर्न पर है यूके के। उस सब के बावजूद जिस तरह से पिछले एक दशक में रिश्ता रहा है हमारा, अब उसे आप किस लिहाज से बदलते हुए देख रहे हैं? किस तरह की पार्टनरशिप आप देख रहे हैं, खासकर डिफेंस के क्षेत्र में जब बार बार इस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि आप पार्टनरशिप होनी है? जी, डिफेंस को लेकर भारत और यूनाइटेड किंगडम के काफी रिश्ते रहे हैं, चाहे वो हॉक जेट ट्रेनर का परचेज हो या सामरिक रिश्तों में जो कोऑपरेशन है। लेकिन पीपल टू पीपल लेवल पे भी बहुत तरीके के समझौते और मुआहदे हिंदुस्तान और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुए हैं और खास करके जो छात्र हमारे जाते हैं वहां के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए, तो इस मामले को लेकर पिछले कुछ सालों में भारत में कुछ चिंताएं रही हैं क्योंकि भारतीय स्टूडेंट्स को वहां जाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। आपको ये याद होगा अरफा कि ये एंटी टेररिज्म मुहिम के तहत लोगों की काफी कटौती हुई है और ये जो एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट यूके और अन्य देशों में बढ़ रहा है यूरोप में, उसको चलते वो यूरोपियन इमिग्रेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं बनिस्बत जो दक्षिण एशिया या भारत से लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारी बातें होती हैं वीजाओं को लेकर, उनको सिंपल बनाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक एजेंडा पॉइंट जरूर प्रधानमंत्री की विजिट का होना चाहिए कि जो भारतीय मूल के लोग हैं और भारतीय लोग हैं उनको आने जाने की कितनी आसानी है, वहां काम करने की कितनी आसानी है, ये सब तमाम चीजों पे भी फोकस रहना चाहिए। रिश्ते पुराने हैं भारत और बर्तानिया के, इसमें कोई एक नई चीज नहीं होने वाली, लेकिन यह है कि प्रधानमंत्री की एक अपनी शैली है। वो अन्य आपने देखा अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, वहां पे भारतीय मूल के लोगों को वो संबोधित करते हैं अपने लहजे में, अपने स्टाइल में, अपनी उन्होंने एक कंस्टिट्यूएंसी बनाई है। तो ये दोबारा से ब्रिटानिया में भी हमको देखने को मिलेगा क्योंकि वो स्टेडियम में प्रधानमंत्री का वहां भाषण होगा। बिल्कुल, वेम्बली स्टेडियम में वहां भाषण होगा और माना ही जा रहा है कि 50-60 हजार या उससे भी ज्यादा लोग जो हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। अभी से ही सारी सीटें वहां बुक हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच जबकि काफी एक्टिविटी नजर आ रही है कि जो बिजनेस एग्रीमेंट्स का जिक्र कर रहे थे विदेश सचिव, वो भी होने जा रहा है। इसके अलावा मेक इन इंडिया पे भी खासा जोर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र हो रहा है, क्वीन के साथ डिनर भी है जो कि बहुत खास चीज है। लेकिन इस सबके बीच जो विरोध प्रदर्शन है, जो विरोध की आवाजें हैं, वो कितना बीच में रुकावट पैदा करती हुई नजर आ रही हैं? जी देखिए, आपको मालूम है कि इसका एक कॉन्टेक्स्ट है, इसका एक परिप्रेक्ष्य है, इसका एक बैकग्राउंड है। और गुजरात में जो इंसिडेंट्स हुई थी 2002 में, उसको चलते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रदर्शन वगैरह करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, उनका उनको अच्छे से उनका स्वागत होगा, उनकी जो भी बातें होंगी वो सुनी जाएंगी। लेकिन एक जो विभाजन है भारतीय मूल के लोगों में वो भी साफ है और मुझे लगता है कि इन सब चीजों को पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। जो इंडियन कम्युनिटी है उसको हम अगर इस तरह से बांटने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कोई भी करे, तो मुझे लगता है कि भारत के सामरिक रिश्तों को उससे फायदा नहीं पहुंचेगा। जो भी मतभेद भारतीयों के भारत में भी हैं, विदेश में भी हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ यूनिटी और एक सेंस ऑफ पर्पस दिखाने के लिए ये बहुत जरूरी है और इसका राजनीतिक फायदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोशिश नहीं करनी चाहिए उठाने की, क्योंकि ये लोग वहां गए हैं, वहां बसे हैं, वो कई लोग ब्रिटिश नागरिक हैं और उनको अपने देश में अच्छे नागरिक बन के रहने की जरूरत
जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज ट्विटर और फेसबुक की दुनिया में लोग काफी नजदीक आ गए हैं और हम ये मान सकते हैं कि भारतीय मूल के लोगों के साथ हमारा एक सीमलेस रिश्ता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं, इस पे कुछ लगाम लगनी चाहिए। तो ये सब चीजों को सोच करके जो भी नेतागण वहां जाए, इन सब चीजों पे सोचने की बहुत जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित बरुआ। तो एक तरफ जो है उम्मीदें भी हैं, दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह के चुनावी नतीजे आए हैं और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उस पर जिस तरह का प्रोजेक्ट लगाया गया है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उस सबके बीच में उम्मीद यह है कि जो एजेंडे पर चीजें हैं वो अपने आप में काम हो पाएंगी, उन पर अमल हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। ये थी हमारी पहली खबर। अभी एक छोटा सा ब्रेक। कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हो या संगीत की सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश के क्षेत्र में बड़े सुधारों का ऐलान किया है। सरकार ने खनन, नागरिक उड्डयन, रक्षा समेत 15 क्षेत्रों में एफडीआई के नियम आसान किए हैं। रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के जरिए 49% के एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान किया गया है। वहीं रीजनल एयर सर्विस में ऑटोमेटिक रूट से 49% तक विदेशी निवेश किया जा सकता है। सिंगल ब्रांड रिटेल में कंपनियों को ई कॉमर्स के जरिए उत्पाद बेचने की अनुमति दे दी गई है। सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए तक के एफडीआई निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी कि एफआईपीबी की मंजूरी की जरूरत को खत्म कर दिया है। पहले 3 करोड़ रुपए तक के विदेशी निवेश के लिए एफआईपीबी की मंजूरी जरूरी थी। गैर खबरिया चैनल में 100% एफडीआई निवेश की छूट का ऐलान हुआ है। न्यूज चैनल्स में एफडीआई की सीमा 26% अब तक थी, अब बढ़ाकर 49% कर दिया गया है। डीटीएच और केबल नेटवर्क्स में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है। कहीं कैप्स बढ़ाए हैं, कहीं उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर्स है, उनको सरल किया है, कहीं जो कंडीशंस थी जो बड़ी पुरानी हो चुकी थी उनको हटाया है और कुल मिलाकर 15 क्षेत्रों को, 15 सेक्टर्स को प्रभावित किया इस निर्णय से, जिसमें से 32 निवेश के केंद्र ऐसे होंगे, इन्वेस्टमेंट पॉइंट्स होंगे जिनमें सुधार आएगा। दिल्ली में आज 6 वाम दलों की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार चुनाव परिणामों की समीक्षा की गई। इन पार्टियों ने कहा कि वाम दल राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एकता को कायम रखेंगे। हालांकि चुनावी गठबंधन राज्यों की परिस्थितियों के हिसाब से ही किए जाएंगे। वाम दलों ने विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने के सरकार के फैसले की भी आलोचना की। They have, in the name of continuing their reforms or in the name of escalating the reform process, we have heard just now that in 15 sectors, they have initiated so-called reforms. Apart from completely opening up these sectors for FDI and removing all restrictions on the ceilings in these sectors that were existed in the past, apart from that, there is no other proposal that they have enumerated or elaborated. What do they mean by these reforms is now very clear, that they are only making available to foreign capital Indian resources and Indian markets. वन रैंक वन पेंशन योजना की अधिसूचना के विरोध में करीब 2000 पूर्व सैनिकों ने आज अपने वीरता मेडल्स लौटा दिए। पूर्व सैनिकों ने केंद्र सरकार पर वादों से पीछे हटने का आरोप लगाया और इस साल काली दिवाली मनाने का ऐलान भी किया। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पूर्व सैन्य कर्मियों को गुमराह किया गया है। पर्रिकर ने पूर्व सैनिकों को न्यायिक आयोग के सामने अपनी बात रखने की सलाह दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर जमा इन पूर्व सैनिकों में केंद्र सरकार को लेकर गहरी नाराजगी है। वन रैंक वन पेंशन की अधिसूचना को धोखा बताते हुए पूर्व सैनिकों ने अपना वीरता मेडल लौटाना शुरू कर दिया है। जो नोटिफिकेशन आया है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है। जो पार्लियामेंट ने डेफिनेशन अप्रूव करी है, जो नोटिफिकेशन में लिखा है
वो उस डेफिनेशन को टोटली डिस्ट्रॉय कर रही है। इसलिए हम इस चरण में आए हैं और इस चरण में हम पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में इस मूवमेंट को लेके जाएंगे। दिल्ली समेत कई राज्यों में पूर्व सैनिकों ने जिला कलेक्टर को अपने पदक लौटाए। They were leaving them on road that they have written. That's why, as a matter of respect, I have to come and to this thing. It is not. पूर्व सैनिकों का कहना है कि OROP की अधिसूचना उनकी मांगों के अनुरूप नहीं है। आप 5 साल में समीक्षा बिल्कुल नहीं चाहते, हम कैलेंडर ईयर बिल्कुल नहीं चाहते, हम 1 मैन कमीशन बिल्कुल नहीं चाहते, हम जो सब्सिक्वेंट वर्किंग आउट है वो बिल्कुल नहीं चाहते। ये सिंपल सी चीज है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8,000 है, वो 8,000 से 10,000 की बात कर रहे हैं, हमारी डिमांड ही 8,000 की है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों को पदक लौटाने पर फिर से विचार करने की अपील की है। मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि पूर्व सैनिकों को गुमराह कर दिया गया है। अगर किसी की तकरार है, कंप्लेन है, वो दे सकता है उधर, उसको मेडल रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। और कोई अगर ये बाद में इतना करने के बाद भी अगर कोई करना चाहता है तो डेमोक्रेसी परमिट्स एवरीवन। आई कैन नॉट स्टॉप एनीवन, बट आई कैन ओनली से दैट ही इज बीइंग मिसगाइडेड। इससे पहले सोमवार को रक्षा मंत्री ने कहा था कि OROP की मुख्य मांग को सरकार ने मंजूर कर लिया है, लेकिन सभी मांगों को नहीं स्वीकार किया जा सकता है। सरकार ने शनिवार को OROP से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी थी, लेकिन इसमें खामियों का आरोप लगाते हुए पूर्व सैनिकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर करीब 5 महीने से चल रहा आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। सरकार ने OROP की घोषणा की, इसके लिए अधिसूचना भी लेकर आई, लेकिन मसले का हल नहीं निकला। पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर झुकने के लिए तैयार नहीं है और सरकार का कहना है कि वो अपनी अधिसूचना में अब कोई और बदलाव नहीं करेगी। ऐसे में OROP का मुद्दा जहां से शुरू हुआ था वापस जाकर वहीं पर अटक गया है। कैमरामैन अमित के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बिहार सरकार के जो है वो संभावित रूप पर चला गया है। महागठबंधन के नेताओं के बीच बैठकों का दौर चल रहा है। उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनने और बनाने को लेकर मंथन लगातार जारी है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि 20 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ करारी हार के बाद बीजेपी में बयानों का दौर तेज हो गया है। बिहार में अब सरकार के स्वरूप को लेकर चर्चा जोरों पर है। पटना में बैठकों का दौर जारी है। कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, किस पार्टी का होगा स्पीकर और किस किस को मिलेगा मंत्री पद, इस पर मंथन हो रहा है। उधर बीजेपी में हार के बाद बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। बीजेपी की नेता हार का ठीकरा पार्टी आलाकमान और प्रधानमंत्री के सर फोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक जितने लोग थे वे मर्यादा विहीन होकर हिंदुस्तान की राजनीति के क्षितिज पर छाए रहे। हम अपनी राह से भटक गए थे और जब राह से भटक गए थे तो गड्ढे में गिरना ही था। ये चिंता स्वाभाविक है, अगर नहीं तो ऐसा कैसे होता। मैंने तो राइटिंग ऑन द वॉल पहले ही देख लिया था। मुझे तो ये दुर्भाग्य है मेरा या जिन लोगों का कि मुझे बुलाया ही नहीं गया, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी के ही कई नेता अपने साथियों के बयान से किनारा करते नजर आ रहे हैं। जब जीतते हैं तब सामूहिकता में खुशी मनाते हैं और हारते भी हैं तब भी हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं और हमें खुद हम सब कार्यकर्ता को जिसने मेहनत की है सबको दुख है कि हम लोग नहीं जीत पाए। महागठबंधन इन बयानों को लेकर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहा है। पूरे चुनाव में बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर बोलने से बच रहे हैं। और भोला सिंह जी ने जो बोला है अपने पार्टी के विषय में, उनके अंदरूनी मामला में हमको बोलने का कोई इरादा नहीं। बिहार में अब सबको शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि नीतीश कुमार किस दिन शपथ लेंगे, लेकिन पटना में तैयारियों की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात कर्नाटक की करते हैं, जहां पर आज 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान की जयंती मनाई गई। मुख्य सरकारी समारोह बेंगलुरु में हुआ। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने जयंती समारोह के सभी समारोहों का बहिष्कार किया। राज्य के कई इलाकों में विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों में जयंती समारोह के खिलाफ प्रदर्शन इन संगठनों ने किया।
कोडगू में प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प में एक विहिप कार्यकर्ता की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की जयंती पर सरकारी कार्यक्रम को लेकर राजनीति तेज हो गई। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार टीपू सुल्तान की जयंती समारोह मना रही थी। वहीं कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने समारोह के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोडगू में दो गुटों के बीच झड़प में विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बीजेपी इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इट इज ए मर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट इज ए स्टेट गवर्नमेंट प्रायोजित है, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मर्डर है। देयर वाज एब्सोल्युटली नो प्रिकॉशनरी मेजर। टीपू सुल्तान की जयंती समारोह का विरोध करने पर कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी पर तंज कसा है। इनका कहना है कि बीजेपी लोगों पर जबरन खास विचारधारा थोपना चाहती है। हमेशा विभाजन की राजनीति करेंगे अगर आप हमेशा आपसी वैमनस्य फैलाने वाले वक्तव्य देंगे, अगर आप इस प्रकार की डिवाइसिव पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो ऐसा एक तनाव से भरा वातावरण बन जाता है जिससे ऐसी चीजें होती हैं। इस देश में संघ परिवार, बीजेपी, वीएचपी अपना एजेंडा थोपना चाहती है। आज की इस घटना से एक बार फिर साबित हो गया कि इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। बीजेपी ने पहले ही टीपू सुल्तान की जयंती से जुड़े कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला किया था। प्रदेश के बीजेपी नेता कन्नड़ विरोधी होने की दलील देकर जयंती समारोह का विरोध कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जयंती समारोह मनाने के सरकार के फैसले का बचाव किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद केरल के वित्त मंत्री के.एम. मणि ने इस्तीफा दे दिया है। विपक्षी और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के सहयोगी दलों की तरफ से इस्तीफा मांग किए जाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। सोमवार को केरल हाईकोर्ट ने बार रिश्वत मामले में फंसे के.एम. मणि के खिलाफ जांच जारी रखने का फैसला सुनाया था और विशेष सतर्कता अदालत के दिए फैसले को बरकरार रखा था। केरल के वित्त मंत्री मणि के खिलाफ बार रिश्वत मामले में एफआईआर दर्ज है। श्रीलंका ने आज 126 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया। तमिलनाडु के रहने वाले इन सभी मछुआरों को दीपावली के त्योहार के मौके पर मानवता के आधार पर रिहा किया गया। भारत ने भी 37 श्रीलंकाई मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच हाल ही में इस बारे में सहमति बनी थी, जिसके बाद एक दूसरे की जेलों में बंद मछुआरों को रिहा करने का कदम उठाया गया है। श्रीलंका नौसेना हालांकि इन मछुआरों की जब्त की गई नौकाओं को वापस नहीं करेगा। दोनों देशों के मछुआरे अक्सर मछली पकड़ने के लिए एक दूसरे की जल सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। जी और खबर हमें मिल रही है कि बीजेपी के 4 वरिष्ठ नेताओं ने एक बयान जारी किया गया है। उनके जरिए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत 4 नेताओं की तरफ से बिहार चुनाव में मिली हार की समीक्षा और जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। बयान में कहा गया है कि पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कोई सबक हासिल नहीं किया। आपको बता दें कि फिलहाल 2/3 बहुमत से जो गठबंधन बना था नीतीश कुमार और लालू यादव का, उनको जीत हासिल हुई बिहार में और बीजेपी को काफी हद तक एक शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। संवाददाता श्याम सुंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। श्याम, ये बताइए कि कौन से 4 नेता हैं, ये 2 जिनके नाम हमें मिले हैं, इसके अलावा और क्या मतलब निकाला जाए इस खबर का? देखिए, प्रधानमंत्री बने हैं जब से नरेंद्र मोदी, जिस तरह का मैंडेट उनको, जिस तरह का जनादेश 2014 में हासिल हुआ था और उसके बाद से जिस तरह से यशवंत सिन्हा हो, मुरली मनोहर जोशी हो, लालकृष्ण आडवाणी हो या शांता कुमार हो, ये सारे वरिष्ठ नेता जो हैं इनको किनारे कर दिया गया था पार्टी में। और बिहार चुनाव के दौरान ही ये चर्चा हो रही थी, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि अगर बिहार में बीजेपी की हार होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को लेनी होगी। लेकिन कल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई, उसमें साफ साफ नेतृत्व ने उस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की, जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, और सामूहिक जिम्मेदारी की बात की पार्टी ने। लेकिन आज लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं ने वही दोहराया है जो शत्रुघ्न सिन्हा खुलेआम पिछले जब से चुनाव परिणाम आए तब से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप जीत का श्रेय लेते हैं तो आपको हार की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और दिल्ली के चुनाव, दिल्ली में जिस तरह की हार हुई थी पार्टी 3 विधायक सिर्फ जीत पाई थी,
वो भी लोकसभा चुनाव के करीब 6 महीने बाद ही, जब पार्टी उस हालत में हुई और जो बिहार में जिस तरह की शर्मनाक हुई पार्टी की, उसकी जिम्मेदारी लेने की बजाय पार्टी ने टाल मटोल का जो रवैया अपनाया है उस पर बहुत सख्त शब्दों में हमला किया गया है। और वो हमला लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और यशवंत सिन्हा जैसे नेताओं की तरफ से आया है, जो एक वक्त में पार्टी के बड़े नेताओं में, और आज भी लाल कृष्ण आडवाणी मार्गदर्शक मंडल में है भारतीय जनता पार्टी के। तो ये एक पहला बड़ा झटका 2014 के चुनाव के बाद लगा है, जिसकी आशंका बिहार चुनाव में के दौरान ही, चुनाव प्रचार के दौरान ही जताई जा रही थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड कर रहे थे चुनाव। श्याम सुंदर, इसके जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं वो क्या हो सकते हैं? ये जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या उनकी तरफ से एक तरह का विद्रोह इसे माना जाए? अगर क्रूड शब्दों में कहा जाए, किस तरह के पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस आप देख रहे हैं? अगर आप इसको विद्रोह ना भी कहें तो विद्रोह को हवा देने जैसी बात ये जरूर है। इससे पहले भी यशवंत सिन्हा कह चुके हैं कि जो 70 साल से ऊपर के हो गए हैं उनको आपने ब्रेन डेड घोषित कर दिया है। और ये चर्चा भी लगातार रही है कि नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में टैलेंट की कमी है। लगातार ये बात जो है मीडिया में भी चर्चा में आती रही है और पार्टी के अंदर भी चर्चा होती रही है। आर.के. सिंह को हमने बिहार चुनाव के दौरान ही सुना, जो पूर्व गृह सचिव रहे हैं, वो खुलकर पार्टी में अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो जोड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, एक बड़ी चुनौती उनके सामने पहली बार ये आई है। और क्योंकि जो लोग चुनौती पेश कर रहे थे उनको अगर आडवाणी, यशवंत सिन्हा, शांता कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं का समर्थन मिलता है तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी पार्टी नेतृत्व के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर, आपका काफी बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट इसको कह सकते हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि जिस तरह से श्याम सुंदर कह रहे हैं कि इसको विद्रोह ना भी कहा जाए तो कम से कम जो लोग विद्रोह करते नजर आ रहे हैं उनको हवा देना जैसा जरूर नजर आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। म्यांमार में आंग सान सूची की पार्टी बढ़त बनाए हुए है। अब तक घोषित नतीजों में ज्यादातर नतीजे उनके पक्ष में गए हैं। हालांकि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के चुनाव नतीजों के ऐलान में हो रही देरी पर चिंता जाहिर हुई है। म्यांमार के संसदीय चुनावों में विपक्षी नेता आंग सान सूची की लोकतंत्र समर्थक पार्टी सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। हालांकि चुनावी नतीजों में हो रही देरी से नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी में भारी असंतोष है। पार्टी ने सरकारी चुनावी पैनल पर जानबूझकर नतीजों में देरी करने का आरोप लगाया है। इन सब के बावजूद आंग सान सूची को बड़ी जीत की उम्मीद है। अब तक 664 सदस्य संसद की महज 50 सीटों पर ही नतीजे जारी किए गए हैं। एनएलडी ने देश के 4 राज्यों की 164 सीटों में से 154 सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं निचले सदन की 88 सीटों के नतीजे का ऐलान कर दिया गया है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इनमें से 78 सीटें हासिल करने में कामयाब रही है। The process went better than many expected beforehand. It is also true, however, that more is needed, more reforms are needed to ensure that truly genuine elections can take place in the future. अमेरिका ने भी म्यांमार में सत्ता परिवर्तन का स्वागत किया है। The United States congratulates the people of Burma on the election and commend all of the people and institutions in the country who worked together to hold a peaceful and historic election. रविवार के चुनाव को 25 सालों का सबसे लोकतांत्रिक चुनाव माना जा रहा है। इस चुनाव में बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। मतदान में 80% से ज्यादा मतदाताओं ने भाग लिया। चुनाव में 90 पार्टियों के कुल 6000 उम्मीदवार मैदान में थे। उच्च सदन और निम्न सदन की 664 सीटों में से 25% सीटें मिलिट्री प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं, जिनके लिए वोट नहीं डाले गए। म्यांमार में 2011 से सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी डेवलपमेंट पार्टी सत्ता में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। राज्यसभा टीवी के तमाम दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।